हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, कक्षा 10 की सोशल साइंस की क्लास में आप लोग का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 10 की इस सोशल साइंस की क्लास में मैं आज आप लोगों को इतिहास विषय का अध्ययन कराऊंगा। और इतिहास विषय के आपके सिलेबस में देखिए 5 चैप्टर जो है आपको पढ़ने हैं और उन्हीं 5 चैप्टरों से संबंधित जो प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सामाजिक विज्ञान की क्लास देखिए जो मेरे द्वारा कराई जा रही है आप लोग को, इसका देखिए उद्देश्य है कि आपका जो 2026 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें आप अच्छा स्कोर करें। मैंने आप लोगों को देखिए सबसे पहले इस सामाजिक विज्ञान की क्लास में भूगोल विषय का अध्ययन कराना शुरू किया था और फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन कराया। फिर उसके बाद अभी हाल फिलहाल में मैंने राजनीति विज्ञान के भी महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन थे आपके पूरे सिलेबस के उनको भी अध्ययन करा दिया। आज देखिए हम लोग को इतिहास विषय के भी प्रश्नों को एक एक करके हर चैप्टर वाइज एक दिन में अध्ययन करना है। जिसके बाद देखिए आपका मेरे द्वारा जो सामाजिक विज्ञान का क्लास कराने का जो शुरुआत किया गया था वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोग उसके बाद क्या करेंगे कि अपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करेंगे और उनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या हो कि आप परीक्षा में अच्छा नंबर प्राप्त करें। ठीक है, तो देखिए आपका जो पहला चैप्टर है इतिहास का, इसका नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इसके लिए कौन कौन से कारक जरूरी थे, फिर उसके बाद इस और भी कौन कौन सी घटनाएं हुई, फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था, फ्रांसीसी क्रांति ने पूरी दुनिया में या फिर यूरोप में किस तरीके से राष्ट्रवाद को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इन सारी चीज़ों को इस क्लास में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और उसी तरीके से जैसे पहले हम लोग हर क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से प्रश्नोत्तर रूप में अध्ययन करते हुए चले आए हैं, इसमें भी उसी तरीके से करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। हाँ देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं अध्ययन, एनसीईआरटी सोशल साइंस क्लास 10 और एनसीईआरटी सोशल साइंस की इस क्लास 10 में मैं आप लोगों को आज से क्या अध्ययन कराऊंगा? इतिहास विषय का। और इतिहास विषय में देखिए आज आपका अध्ययन करना है पेपर 1 का, अध्याय 1 का। और अध्याय 1 में आपको देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय नामक चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए सबसे पहला देखिए आपका जो प्रश्न है वो आपके चैप्टर से रिलेटेड है। ये क्या है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, यानी ये जो प्रश्न है आपके राष्ट्रवाद के अर्थ और उसके उद्भव से रिलेटेड है। तो पहला प्रश्न देखिए राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर क्या होगा कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें लोग अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा, इतिहास और साझा हितों के आधार पर एकता और गर्व का अनुभव करते हैं तथा विदेशी शासन या विभाजन के विरुद्ध स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि यह किसी भी देश के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद जो होती है वो एक प्रकार की ऐसी भावना होती है जिसमें उन लोगों के प्रति, अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना जागृत होती है। उनके अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा, इतिहास और साझा हितों पर क्या होता है? गर्व होता है और वो दूसरे किसी देश के या दूसरे किसी संस्कृति से अपने आप को छुटकारा पाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये होता है राष्ट्रवाद। अब देखिए प्रश्न 2 क्या है कि राष्ट्रवाद की भावना यूरोप में कैसे विकसित हुई। दूसरा प्रश्न है आपका, तो उत्तर क्या होगा कि फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुई थी, इसके बाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना यूरोप में फैलने लगी। फ्रांस के क्रांतिकारियों ने राजतंत्र को समाप्त करके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की बात की, जिससे क्या हुआ कि अन्य देशों में भी राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। यानी राष्ट्रवाद की भावना यूरोप में कैसे विकसित हुई, तो जो फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, इसने ही स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुत्व का जो है घोषणा किया था, बंधुत्व को कायम किया था। उसके बाद इसी ने क्या किया कि बाद में पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद को जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान। ठीक, इसके अलावा जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे उन लोगों ने भी योगदान किया। अब देखिए दूसरा जो प्रश्न है, अगला प्रश्न फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद से रिलेटेड। तो अगला प्रश्न देखिए क्या होगा कि फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद को कैसे प्रेरित किया। तो इसका उत्तर देखिए आप कैसे लिखेंगे, उत्तर होगा कि क्रांति ने नागरिकों को समान अधिकार दिए, नेपोलियन के शासन में प्रशासनिक सुधार हुए, एक समान कानून, वजन माप की प्रणाली और नागरिक संहिता जिसको नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है, उसने क्या किया? एकता को बढ़ाया। जनता की संप्रभुता की अवधारणा ने राष्ट्रवाद को बल दिया। तो इस तरीके से इन 4-5 चीजों ने राष्ट्रवाद को क्या किया? महत्वपूर्ण रूप से बल दिया। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने राष्ट्रवाद को कैसे प्रभावित किया। तो उत्तर क्या होगा कि नेपोलियन ने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों को फैलाया, लेकिन उसके साम्राज्यवादी रवैये ने अन्य यूरोपीय देशों में उसके खिलाफ राष्ट्रवाद की भावना को भी जन्म दिया।
यानी इसने अपने देश में जो राष्ट्रवाद की भावना जगाई, उसका प्रभाव दूसरे देशों में भी बहुत ज़्यादा पड़ा और वहाँ भी राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। तो इसलिए इसने राष्ट्रवाद को प्रभावित किया। अगला प्रश्न देखिए, यूरोप में राष्ट्र राज्य की कल्पना से है। तो प्रश्न क्या होगा कि राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट क्या है? तो आंसर क्या होगा कि राष्ट्र राज्य वह राज्य है जहां नागरिकों की पहचान राजा या शासक से नहीं बल्कि एक साझा संस्कृति, भाषा, इतिहास और प्रतीकों से होती है। इसका मतलब कि किसी राज्य का मतलब ये नहीं होता है कि वह राजा से पहचाना जाए, राज्य से पहचाने, बल्कि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने इतिहास और प्रतीकों से उसको पहचाना जाए। प्रश्न छठवां देखिए क्या है कि 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य का विचार क्यों उभरा? यानी 19वीं शताब्दी का जो यूरोप था तो उस समय राष्ट्र राज्य के जो विचार को पनपने में क्या महत्वपूर्ण बातें थी? तो देखिए, औद्योगिक क्रांति ने, मध्य वर्ग के उदय ने, प्रिंट मीडिया के प्रसार ने और राजनीतिक स्वतंत्रता की आकांक्षा ने राष्ट्र राज्य की अवधारणा को उस समय विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसीलिए उस समय राष्ट्र राज्य का विचार उभरा था। देखिए, अब अगला जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो यूरोप में उदारवाद और रूढ़िवाद से है। तो प्रश्न क्या होगा, उदारवाद क्या है? तो आंसर क्या होगा कि उदारवाद एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समान कानून, संवैधानिक सरकार और स्वतंत्र व्यापार की पक्षधर होती है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या है, रूढ़िवाद, कंजर्वेटिज्म क्या है? तो उत्तर क्या होगा कि रूढ़िवाद वह विचारधारा है जो पुराने राजतांत्रिक शासन, पारंपरिक मूल्यों और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की पक्षधर। यानी रूढ़िवाद का मतलब होता है कि पुराने तौर तरीकों से, पुराने ढंग से जो चीजें चल रही हैं उसी को उसी तरीके से बनाए रखना। और उदारवाद का मतलब होता है कि हर प्रकार की छूट देना, उदारता दिखाना, व्यापार में, राजनीतिक अधिकारों में और सारी चीजों में लोगों को क्या करना, उदारता पूर्वक अधिकार देना, उनको अपने इच्छा से अनुसार कोई भी काम करने की छूट देना। देखिए, अगला प्रश्न कि 1815 के वियना सम्मेलन से रिलेटेड है। तो प्रश्न क्या होगा कि वियना का सम्मेलन कब हुआ और इसका क्या उद्देश्य था? तो आंसर क्या होगा कि वियना का सम्मेलन कब हुआ? 1815 ईस्वी। ठीक। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि नेपोलियन युद्धों के बाद यूरोप में स्थिरता लाना और पुराने राजाओं की सत्ता पुनः स्थापित करना। यानी नेपोलियन के द्वारा जो बहुत सारे युद्ध किए गए थे, तो जब यूरोपियों में नेपोलियन अंततः हार गया तो उसके बाद क्या किया गया कि जो यूरोप में जो बिखराव हुआ था उसको क्या करना था, अब स्थिर करना था और नए राजतंत्रों को फिर से बहाल करना था। ऑस्ट्रिया के क्लेमेंस वॉन मेटरनिख ने इसकी अध्यक्षता की थी। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जो वियना सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ऑस्ट्रिया के जो क्लेमेंस वॉन मेटरनिख थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि वियना सम्मेलन के निर्णयों से यूरोप में क्या प्रभाव पड़ा? यानी वियना सम्मेलन में जो निर्णय लिए गए उससे यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आंसर क्या होगा कि राजतंत्र की पुनर्स्थापना हुई, उदारवादी और राष्ट्रवादी शक्तियों का दमन किया गया, परंतु इससे राष्ट्रवाद की भावना और अधिक तीव्र हो गई। यानी फिर से राष्ट्रवाद की भावना को दबाने का प्रयास किया गया, राजतंत्र को बहाल किया गया, सोचा गया कि राष्ट्रवाद की भावना दब जाएगी, लेकिन इसने क्या किया, और भी अपने आप को फैलाया और भी तीव्र हो गई। अगला प्रश्न देखिए क्या है, इटली और जर्मनी के एकीकरण से रिलेटेड है। तो प्रश्न आपका देखिए क्या है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? तो देखिए आप क्या लिखेंगे कि इटली का एकीकरण जो है जोसेफ मैज़नी, काउंट काबूर, जोसेफ गैरिबाल्डी के योगदान के फलस्वरूप रहा। 1870 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल द्वितीय के नेतृत्व में इटली क्या हुआ, एकीकृत हुआ और इन्हीं को वहां का शासक नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ? तो आंसर क्या होगा कि जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वॉन बिस्मार्क जो प्रशिया का प्रधानमंत्री था इसका प्रमुख योगदान था। इसने 3 युद्धों डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ जो है बेहतर तरीके से जीत हासिल की और इसी के बाद इसने 1871 ईस्वी में जो है जर्मनी का एकीकरण कराया और कैसर विलियम प्रथम को वहां का शासक नियुक्त किया। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रवाद और बहुराष्ट्रीय साम्राज्य से रिलेटेड है। तो आंसर क्वेश्चन देखिए क्या है कि बहुराष्ट्रीय साम्राज्य से क्या अभिप्राय है? तो आंसर क्या होगा कि ऐसे साम्राज्य जिनमें विभिन्न भाषा, संस्कृति और परंपरा वाले लोग एक ही शासक के अधीन रहते हैं उसे क्या कहा जाते हैं, बहुराष्ट्रीय साम्राज्य। जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी का साम्राज्य। देखिए ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों एक साथ मिले हुए थे और वहां पर विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न परंपरा के लोग एक साथ रहते थे एक ही शासक के अधीन, तो इसीलिए इसको बहुराष्ट्रीय साम्राज्य कहा गया। अगला प्रश्न देखिए क्या है
कि बाल्कन क्षेत्र को यूरोप का बारूद का ढेर क्यों कहा जाता था? तो आंसर देखिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ अनेक जाति समूह स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, जिससे क्या हुआ, राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष बढ़ गया था। ठीक, फिर देखिए 1848 की क्रांतियों से रिलेटेड प्रश्न है। तो 1848 की क्रांतियों का प्रमुख कारण क्या था, ये पूछा जाएगा। तो इसको उत्तर कैसे लिखेंगे कि 1848 की क्रांतियों का प्रमुख कारण क्या था? बेरोजगारी और आर्थिक संकट, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग की असंतुष्टि, उदारवादी संविधान और अधिकारों की मांग तथा राष्ट्रीय एकता की भावना। यानी इन 4 प्रमुख वजहों से 1848 में जो क्रांतियां हुई थी। ठीक, फिर देखिए अगला प्रश्न है कि इन क्रांतियों का क्या परिणाम हुआ, यानी जो 1848 में जो क्रांतियां हुई उसका रिजल्ट क्या आया। तो आंसर देखिए क्या होगा कि कई जगहों पर अस्थायी संविधान बने, परंतु राजतंत्रों ने जल्द ही उन्हें दबा दिया। फिर भी इनसे लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय चेतना को बल मिला। यानी इसका क्या है, ये परिणाम है। फिर देखिए रोमांटिज्म और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से संबंधित प्रश्न है। तो प्रश्न क्या होगा कि रोमांटिज्म क्या है? तो उत्तर क्या होगा कि यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने तर्क और विज्ञान के बजाय भावना, लोक कथाओं, लोक गीतों, लोक भाषा और परंपराओं के माध्यम से राष्ट्रवाद को मजबूत किया। यानी इसने तर्क और विज्ञान के बजाय किस चीज को सहारा लिया? लोगों की भावनाओं को, लोगों को लोक कथाओं का और लोकगीतों का, लोक भाषाओं का, इन सारी चीजों के माध्यम से इन लोगों ने राष्ट्रवाद को मजबूत करने का प्रचार। यानी विभिन्न प्रकार की कविताएं लिखी गई, विभिन्न प्रकार के नाटक करे गए, विभिन्न प्रकार की चित्रकारियां की गई। तो इससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया गया। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है? तो आंसर क्या होगा कि जब कोई देश अपनी संस्कृति, भाषा, परंपरा और इतिहास के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करता है तो उसे ही क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। यानी बिना लड़ाई झगड़े के अपने देश की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, इन सारी चीज़ों के माध्यम से जब किसी देश में राष्ट्रवाद की भावना जागृत की जाती है तो उसी को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं। देखिए अब यूरोप में राष्ट्रवाद के अंत और विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि से रिलेटेड प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न क्या है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना ने क्या रूप लिया? तो आंसर देखिए क्या होगा कि राष्ट्रवाद अब साम्राज्यवाद और प्रतिस्पर्धा का रूप लेने लगा। एक दूसरे से श्रेष्ठता सिद्ध करने की भावना ने देशों को क्या किया? टकराव की ओर धकेल दिया। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि राष्ट्रवाद ने प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे तैयार की? तो आंसर क्या होगा कि बाल्कन संकट, जर्मन साम्राज्यवाद, औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा और सैन्य महागठबंधनों के कारण जो है राष्ट्रवाद जो है आक्रामक बन गया, जिसने अंततः देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में हुआ था इसी को जन्म दिया। यानी इतने सारे कारणों की वजह से प्रथम विश्व युद्ध की जो है पृष्ठभूमि तैयार हो गई। अब देखिए इससे संबंधित लॉन्ग आंसर टाइप, दीर्घ उत्तर प्रश्न। तो दीर्घ उत्तर प्रश्न देखिए सबसे पहला प्रश्न यही आपसे पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण और प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण क्या था और इसका प्रभाव था। तो सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण को, तो कारण देखिए सबसे पहला क्या होगा? सामाजिक असमानता। यानी फ्रांस का जो समाज था वो देखिए 3 वर्गों में बटा था, जिसमें देखिए पहला वर्ग जो था पादरी का था, अभिजात लोग जो सेकेंड वर्ग में थे और सामान्य जनता जो है तृतीय वर्ग में थी। तो इस तरीके से जो तीसरा वर्ग था उस पर करों का बोझ बहुत ज्यादा था। दूसरा देखिए कारण था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या था कि जो वहाँ का राजा था लुई 16वां, उसकी कमजोर शासन व्यवस्था और निरंकुश राजतंत्र से जनता बहुत ज्यादा असंतुष्ट थी। तीसरा कारण था देखिए आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में देखिए लगातार युद्धों की वजह से, महंगे शाही खर्च की वजह से और खराब फसल से आर्थिक संकट बहुत गहरा गया। यानी लगातार युद्ध लड़े जा रहे थे और फसलें खराब हो गई थी, राजा का जो है महंगा फिजूल खर्च था, शाही खर्च था, तो इनकी वजह से वहाँ की जो है आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। फिर चौथा कारण था कि ज्ञानोदय के विचार। विभिन्न प्रकार के देखिए विद्वानों ने, विचारकों ने, जैसे रूसो ने, वाल्टेयर ने, दार्शनिकों ने क्या किया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना अपने लेखों में, अपनी रचनाओं में लोगों को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराई, जिसने भी क्या किया? इस क्रांति को जो शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा देखिए एक और कारण था अमेरिकी क्रांति का प्रभाव। यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सफलता ने फ्रांसीसी जनता को भी प्रेरित किया। यानी अमेरिका ने अपने आप को ब्रिटेन से जब मुक्त कर लिया, स्वतंत्र हो गया, तो फ्रांस के लोगों को भी लगा कि हम लोग भी अब इसी तरीके से राजतंत्र से, निरंकुश शासन से मुक्ति पा सकते हैं अगर हम तीव्र रूप से विरोध करें तो। ठीक, अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य प्रभाव पड़ा क्या
कि राजतंत्र का अंत हो गया, यानी फ्रांस में जो निरंकुश राजतंत्र था वह समाप्त होकर वहां पर गणतंत्र की स्थापना हुई। दूसरा प्रभाव देखिए क्या पड़ा, मानवाधिकार घोषणा का प्रकाशन हुआ, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जो है मूल अधिकार घोषित किया गया। राष्ट्रवाद का उदय हुआ, क्रांति ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रेरणा दी। फिर अगला देखिए प्रभाव क्या हुआ कि सामाजिक सुधारों की शुरुआत हुई, सामंती प्रथा समाप्त हुई, समान कानून व्यवस्था लागू की गई। उसके बाद फिर देखिए अगला प्रभाव क्या, विश्व राजनीति पर भी प्रभाव पड़ा, दुनिया की कई देशों में लोकतांत्रिक आंदोलनों को इससे बल मिला, यानी ये इसका प्रभाव था। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। ठीक है, देखिए उत्तर क्या होगा कि इटली जो है 19वीं सदी से पहले छोटे छोटे 7 राज्यों में बटा हुआ था। इसका एकीकरण 3 प्रमुख नेताओं और 3 चरणों में पूरा हुआ, यानी ये शुरू में 7 भागों में बटा हुआ था। इसका जब एकीकरण किया गया तो इसमें 3 महत्वपूर्ण लोगों ने योगदान दिया था और इसके 3 चरण थे। पहला देखिए था विचारधारा का चरण, जिसमें जोसेफ मैजनी का बहुत ज्यादा योगदान था। इसने देखिए यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की थी और फिर लोकतांत्रिक और एकीकृत इटली की कल्पना प्रस्तुत की। दूसरा चरण जो था वो कूटनीति और राजनीतिक चरण था, जिसमें काउंट काबूर का महत्वपूर्ण योगदान था। इसने देखिए क्या किया था, यह सार्डिनिया पिडमॉन्ट का प्रधानमंत्री था। इसने फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया को हराया। फिर उसके बाद इसने विभिन्न इटली राज्यों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण कूटनीतिक भूमिका निभाई। और तीसरा जो था वो देखिए सैन्य अभियान चरण था, जिसको जोसेफ गैरिबाल्डी ने महत्वपूर्ण रूप से निभाया। इसने देखिए रेड शर्ट्स यानी लाल कुर्ती के नेतृत्व में दक्षिणी इटली को मुक्त कराया, यानी इसने लाल कुर्ती रेड शर्ट्स नामक एक नया संगठन बनाया, गुट बनाया और उसी की मदद से इसने दक्षिणी इटली को मुक्त कराया। इसके अलावा इसने देखिए किंग विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इसने सौंप, यानी सारी चीजों को जब उसने प्राप्त कर लिया, जीत लिया, तो फिर इसको किसको सौंप दिया, अपने राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय। ठीक है, अब देखिए इसका परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम यह हुआ कि 1861 ईस्वी में इटली एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ और विक्टर इमैनुअल द्वितीय जो है इटली का प्रथम राजा बना। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए, यानी जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ था इसको आप संक्षिप्त रूप में बताएंगे। तो उत्तर देखिए क्या होगा कि जर्मनी जो है 39 छोटे राज्यों का समूह था, जिसे जर्मन परिसंघ कहा जाता था और इसका नेतृत्व प्रसा ने किया था, यानी प्रसा के द्वारा यह चलाया जा रहा था। इसमें 39 छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। अब देखिए इसका जो एकीकरण हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ, तो इसका एकीकरण देखिए ऑटो वान बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ। यह देखिए प्रसा का प्रधानमंत्री था। इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। एकीकरण के लिए इसने देखिए मुख्य युद्ध कौन कौन से लड़े, तो इसने डेनमार्क का युद्ध लड़ा था 1864 ईस्वी में, उसमें इसने स्लेविस्क और होलस्टीन पर विजय प्राप्त की। उसके बाद इसने देखिए ऑस्ट्रिया का युद्ध लड़ा 1866 ईस्वी में, इसने ऑस्ट्रिया को हराया तथा प्रसा का प्रभुत्व बढ़ गया। तीसरा युद्ध इसने लड़ा था फ्रांस का युद्ध जो 1870-71 में, इसमें देखिए फ्रांस की हार के बाद जर्मन एकता स्थापित हुई। तो इस तरीके से इसने 3 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। तो इसका परिणाम देखिए क्या हुआ, ये परिणाम स्वरूप 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। प्रसा के राजा विलियम यानी विल्हेम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तो इस तरीके से इटली का एकीकरण हुआ और इसका परिणाम हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी और इटली के एकीकरण का योगदान बताइए, यानी यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो इसमें जर्मनी और इटली के एकीकरण का भी कोई योगदान था या नहीं। तो इसका देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, पहला होगा कि राष्ट्रीय एकता का उदाहरण, यानी जो इन दोनों एकीकरणों ने क्या किया कि राष्ट्रीय एकता का उदाहरण प्रस्तुत किया, किसके लिए, यूरोप के लोगों के लिए। इटली और जर्मनी की सफलता ने अन्य यूरोपीय देशों को देखिए यह विश्वास दिलाया कि राष्ट्रवाद के द्वारा राजनीतिक एकता संभव है। दूसरा देखिए इसने राजनीतिक जागरण उत्पन्न किया, यानी इन एकीकरण आंदोलनों ने लोगों में राजनीतिक चेतना और स्वतंत्रता की भावना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा इसने क्या किया, इसने साम्राज्यवाद को चुनौती देने के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, यानी इसने विदेशी शासकों और सामंतों के प्रभुत्व को समाप्त करने की प्रेरणा लोगों में जगाई। इसके बाद फिर देखिए इसने राष्ट्रवाद की अवधारणा को भी मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी एक भाषा, एक संस्कृति और एक राष्ट्र की भावना जो है पूरे यूरोप में इसकी वजह से फैल गई। इसके अलावा देखिए इसने लोकतांत्रिक विचारों का भी प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई,
शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक मॉडल ने अन्य देशों को भी सुधार के लिए प्रेरित किया। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में उन महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण राष्ट्रवाद का उदय हुआ। यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था उसके महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं उसका आपको उल्लेख करना है। तो सबसे पहला कारक था फ्रांसीसी क्रांति, जिसने स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद के विचार को पूरे यूरोप में फैलाया। दूसरा था नेपोलियन का सुधार। नेपोलियन ने देखिए अपने कानून, प्रशासन और कानून व्यवस्था में सुधार किया, जिससे क्या हुआ, राष्ट्रीय चेतना बढ़ी। तीसरा था छापा खाना, प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से देखिए साहित्य, समाचार पत्र और पुस्तकों का प्रसार हुआ, जिससे राष्ट्रवादी विचारों का फैलाव हुआ। अगला था औद्योगिक क्रांति, यानी आर्थिक परिवर्तन की वजह से मध्यम वर्ग जो है उभरा, जिसने राष्ट्रवाद का समर्थन किया। फिर देखिए अगला महत्वपूर्ण कारक था सांस्कृतिक पुनर्जागरण, यानी भाषा, साहित्य, लोक कथा, संगीत ने राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया। और छठवां था एकीकरण आंदोलन, जिसमें जर्मनी और इटली की जो सफलता ने उन लोगों को क्या की, प्रेरणा प्रदान। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण कारक थे जिसने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक, अब देखिए कुछ जो है टिप्पणी से रिलेटेड प्रश्न है कि जो महत्वपूर्ण इस पाठ में आपके जो टॉपिक दिए गए हैं महत्वपूर्ण व्यक्तियों का, उनके बारे में देखिए टिप्पणी लिखने के लिए आपको आती है। जैसे ऑटो बिस्मार्क, जोसेफ मैजनी, काउंट काबूर, जोसेफ गैरिबाल्डी, इन सब पर आपको शॉर्ट रूप में टिप्पणी लिखने के लिए आती है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, ऑटो बिस्मार्क के बारे में। तो ये देखिए प्रसा का प्रधानमंत्री था। इसने जर्मनी के एकीकरण का मुख्य निर्माता के रूप में कार्य किया। इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। इसने 3 निर्णायक युद्ध लड़े और जर्मनी का एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा देखिए क्या है, जोसेफ मैजनी। तो यह देखिए इटली के राष्ट्रवाद का प्रमुख विचारक इसको माना जाता है। इसने यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की और एकीकृत तथा लोकतांत्रिक इटली की परिकल्पना इसने प्रस्तुत। ठीक, तीसरा है देखिए काउंट काबूर। तो यह देखिए सार्डिनिया पिडमांट का प्रधानमंत्री था। कूटनीति के माध्यम से इसने इटली के राज्यों को एकीकृत किया और फ्रांस से समझौता करने के इसने इटली ऑस्ट्रिया की शक्ति को कम किया। ठीक है, उसके बाद चौथा है जोसेफ गैरिबाल्डी। तो इसको देखिए इटली का जननायक और महान सेनानी कहा जाता है। इसने रेड शर्ट नामक एक सेना का नेतृत्व किया और दक्षिणी इटली को स्वतंत्र कराया। अपने विजित क्षेत्रों को इसने विक्टर इमैनुअल द्वितीय को समर्पित करके और इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इससे संबंधित देखिए इन 4 लोगों से संबंधित अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनके बारे में इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता और वियना संधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी इसके बारे में आपको अलग से वर्णन करना है कि नेपोलियन की जो संहिता थी वो क्या थी, उसकी क्या बातें हैं, क्या खासियत है, और जो है वियना संधि के बारे में। तो सबसे पहले नेपोलियन की संहिता के बारे में देख लेते हैं। तो नेपोलियन संहिता देखिए 1804 ईस्वी में फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा बनाई गई एक आधुनिक, संगठित और समान कानून व्यवस्था थी। इसे देखिए सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता है। यानी 1804 का जो नागरिक संहिता है, नागरिक कोड है, ये इसके नाम से भी जाने जाते हैं। इसके देखिए मुख्य विशेषताएं क्या थी कि इसमें कानून के सामने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए। जन्म आधारित विशेष अधिकार क्या किए गए, समाप्त कर दिए गए। निजी संपत्ति का अधिकार देखिए इसमें सुनिश्चित किया गया। कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध की स्वतंत्रता को मान्यता मिली। परिवार संबंधी कानूनों में सुधार हुआ, जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि में समानता प्रदान की गई। जमींदारी और सामंती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। यानी इसकी ये प्रमुख विशेषताएं थी। इससे देखिए यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, तो यूरोप पर इसने देखिए नेपोलियन ने जहां जहां शासन किया वहां यह संहिता लागू किया, इसलिए उसका प्रभाव वहां वहां पड़ा। इसने पूरे यूरोप में आधुनिक कानून, प्रशासन और समानता की भावना को बढ़ावा दिया। नागरिकों में इसने राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की चेतना का प्रसार किया। अब देखिए वियना संधि। तो वियना संधि के बारे में, तो 1815 ईस्वी में जब नेपोलियन की हार हो गई तो उसके बाद देखिए ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के नेतृत्व में यूरोपीय शक्तियों ने एक सम्मेलन आयोजित किया जिसे वियना कांग्रेस के नाम से जाना गया। इसी में वियना संधि बनाई गई। ठीक, अब देखिए ये वियना संधि जो थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था नेपोलियन के द्वारा किए गए बदलावों को उलटना, यूरोप में पुराने राजवंशों को पुनः स्थापित करना, राजतंत्र को मजबूत करके राष्ट्रवाद के प्रसार को रोकना। तो इस संधि की देखिए मुख्य बातें क्या थी, मुख्य प्रावधान क्या थे,
तो इसमें देखिए फ्रांस की जो सीमाएं थी उसको घटाया गया और उसे 1792 की सीमा में सीमित किया गया, यानी जो 1792 तक फ्रांस की सीमा थी नेपोलियन के पहले की, वहीं तक सीमित कर दिया गया। बाकी जिन क्षेत्रों को नेपोलियन ने जीता था उनको स्वतंत्र करा दिया गया। फ्रांस में देखिए बोर्बोन राजवंश की बहाली की गई। इसके अलावा देखिए जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया आदि राज्यों को मजबूत किया गया ताकि फ्रांस के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। राजतंत्र की पुनर्स्थापना को सर्वोपरि रखा गया। इसके अलावा देखिए क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी विचारों पर रोक लगाने के लिए नीति अपनाई गई, यानी इतने सारे प्रावधान इस संधि में किए गए। तो इसके देखिए परिणाम क्या हुए कि यूरोप में रूढ़िवाद यानी कंजर्वेटिज्म बहुत ज्यादा मजबूत हुआ। राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाया गया, परंतु इससे आगे चलकर 1830 और 1848 की जो क्रांतियां थी उनको और अधिक बल मिला। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ संक्षिप्त प्रश्न वाले जो क्वेश्चन है एकदम वन लाइनर वाले, वो देखिए क्या क्या है। तो देखिए पहला क्या है, राष्ट्र शब्द का अर्थ क्या है। तो राष्ट्र शब्द का देखिए एक लाइन में अर्थ क्या होगा कि समान संस्कृति और इतिहास वाला समुदाय। दूसरा देखिए क्या है, नेपोलियन की नागरिक संहिता कब बनी, तो 1804 ईस्वी में। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो मेटरनिख ने। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, 1871। इटली का एकीकरण कब हुआ, 1870। बाल्कन क्षेत्र किन देशों में था, तो सर्बिया, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया। राष्ट्रवाद का मूल आदर्श क्या था, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। उदारवाद किस वर्ग से जुड़ा था, तो मध्यम वर्ग। रोमांटिज्म किससे संबंधित था, संस्कृति और कला से। राष्ट्रवाद का दुष्परिणाम क्या हुआ, युद्ध और साम्राज्यवाद। यानी इस तरीके से ये वन लाइनर क्वेश्चन टाइप के जो है प्रश्न है, और इसको भी आप इस तरीके से याद रखेंगे। इससे क्या होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने आपके इतिहास के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उनका बेहतर तरीके से अध्ययन किया, और मैंने आप लोगों को सारी चीज़ों को समझाने का भी प्रयास किया। ठीक है, आप लोग इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, तो आपका परीक्षा में कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं जो इस चैप्टर से आएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई जो है टॉपिक ना समझ में आया हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको आपको फिर से समझाने के लिए प्रयास करूंगा किसी दूसरे क्लास में। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतनी धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।